तो वो हमारे पास स्टूडेंट जो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसको हम जो वो कंपाउंड होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट, तो उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं, इट इज सराउंड बाई मिनी एनाइंस और केटाइन। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हमारे पास जो केटाइन होता है वो सराउंडेड होता है बाई फिक्स नंबर ऑफ एनाइन। तो उसको हम उसकी क्या कहते हैं, केटाइन की क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो एनाइन होता है ईच एनाइन इट इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ केटाइन। तो उसको हम उसकी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो NaCl है उसमें जो ईच आयन होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सोडियम है, तो सोडियम आपके पास केटाइन है, इससे कितने एनाइन सराउंड होते हैं, 6 होता है। तो इसको हम इसकी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सिमिलरली जो ईच एनाइन होता है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आयन होता है, उससे कितने केटाइन सराउंड होते हैं, उससे 6 केटाइन सराउंडेड होते हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ईच आयंस इज सराउंडेड बाय मिनी आयंस, सो ये क्लस्टर ऑफ आयंस होते हैं। तो इसमें आपके पास जो पार्टिकल है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आपके पास जो आयंस होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय मिनी आयंस। तो ये इसको आप कंपाउंड कह सकते हैं लेकिन आप इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, जस्ट लाइक इन कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास ये आपके पास ये सोडियम है, ये सोडियम आयन है, ठीक है। तो ये सराउंडेड होता है कितने एनाइन से, 6 से। अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास क्या है, Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Cl माइनस। सो ईच आयंस आपके पास, अब देखिए ईच जो सोडियम आयन है इट इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एनाइन। फिक्स नंबर ऑफ एनाइन इससे सराउंड होते हैं। देखिए जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो सोडियम केटाइन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। और आप जरा देख लें कि यहाँ पे जो सोडियम है, देखो आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ठीक है। अब जरा देख लीजिए आप, ये आपके पास जो सोडियम है, सो इट इज सराउंडेड बाय क्लस्टर ऑफ आयन। क्लस्टर ऑफ आयन देखिए ना, Cl Cl Cl, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे पास। दैट्स व्हाई इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। सिमिलरली अगर हम देख ले स्टूडेंट, जो आपके पास Cl होता है, आपके पास जो एनाइन होता है, इन सिमिलर पेशेंट जो आपके पास एनाइन होता है स्टूडेंट, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सोडियम आयन होता है, यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन होता है, यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन होता है, यहाँ आपके पास सोडियम आयन होता है, आपके पास सोडियम आयन होता है और यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन होता है। सो ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ केटाइन। तो हम इसकी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे स्टूडेंट आपके पास जो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, वो 6 है। सिमिलरली जो आपके पास सोडियम आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, वो 6 है आपके पास, ठीक है। सो ईच केटाइन इन ईच एनाइन, सो ईच केटाइन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एनाइन, और उसको हम क्या कहते हैं, उस केटाइन की कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड सिमिलरली आपके पास जो एनाइन होता है Cl, वो सराउंडेड होता है अ फिक्स नंबर ऑफ केटाइन, तो उसको हम उस एनाइन की क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो ना आपके पास N है, Na है और Cl है, तो इट इज अट्रैक्टेड बाय मिनी एनाइंस, ठीक है, जो आपके पास क्लोराइड आयन होते हैं। सिमिलरली आपके पास जो Cl माइनस आयन है इट इज अट्रैक्टेड बाय मिनी केटाइंस, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल उसको हम नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, याद रखने स्टूडेंट कि देयर इज नो concept of bond length बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है स्टूडेंट।
दूसरा याद रखना है कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों नहीं करना है? देखिए ना, इसमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट, उसमें डायरेक्शनलिटी जरूरी है, इट मस्ट बी डायरेक्शनल। याद रखने स्टूडेंट कि हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं विच आर डायरेक्शनल, वो क्या है, वो डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शनल है। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट होगा, और उसमें हम मुख्तलिफ थ्योरीज भी पढ़ेंगे। जो आपके पास वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, और कॉन्सेप्ट ऑफ जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी जो है, वो हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखना स्टूडेंट कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें डायरेक्शनलिटी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्बिटल ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये है, तो ये दोनों, ये डायरेक्शनलिटी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और आपके पास बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या बनाता है, दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी डायरेक्शनलिटी जरूरी है। या मिसाल के तौर पे ये आपके पास एस है और ये आपके पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो एस और पी ऑर्बिटल जो है जब ये ओवरलैप करेंगे तो इसके लिए डायरेक्शनलिटी, इट मस्ट बी डायरेक्शनल। तो इसकी डायरेक्शनलिटी आपके पास क्या है स्टूडेंट, वो जरूरी होता है। और ये भी क्या बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें आपके पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज है, वो उसमें हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है उसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होता है स्टूडेंट हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन याद रखना है कि हमारे पास जो जब आयनिक कंपाउंड कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो याद रखना है देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं कि बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, विल बी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होता है जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मिसाल के तौर पे मैं NaCl ले लूं, आपके पास NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें तो फ्री आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, और हम कहते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके लिए फ्री आयंस होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास ये NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसको हम मोल्टन स्टेट में रखेंगे, पिघला हुआ फॉर्म मोल्टन स्टेट में रखेंगे, या इसके साथ हम वाटर ऐड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, Na+ आयन में और Cl- आयन में, तो फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एट मोल्टन स्टेट इट इज
It is good conductor of electricity. It is good conductor of electricity, क्योंकि उसमें फ्री आयंस होंगे, और जब फ्री आयंस होंगे तो इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सिमिलरली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड, याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट, उसका जो रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट वो क्या होता है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। तो याद रखना है स्टूडेंट कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। व्हाई? क्योंकि स्टूडेंट याद रखना है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी स्प्लिटिंग होती है पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में, तो वो जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, और bonds will be broken and then new bonds will be formed। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है स्टूडेंट, उसमें आपके पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जब इसको देखो, वो भी याद रखना है कि जब आपके पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो वो भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये बात भी जहन में याद रखें। जिस तरह हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रीजन क्या था कि उसमें फ्री आयंस नहीं थे। तो सिमिलरली रिएक्शन के लिए इसको क्या करना चाहिए, इसमें फ्री आयंस होने चाहिए। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा आयनिक कंपाउंड तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, जब इसमें फ्री आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे देख ले तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसमें क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकअप होगा और देन न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। तो उसका जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होगा और देन न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड वो अपोजिट है हमारे पास। ठीक है, तो जनरली हम जो कोवेलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, उसके रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए वी यूज कैटलिस्ट। उसमें हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है विदाउट बीइंग यूज इन इट। वो यूज नहीं होता, जस्ट उसका काम क्या होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है और सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है बस। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड वो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो स्लो होगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड का कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस किया कि ईच केटाइन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एनाइंस। सिमिलरली ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ केटाइन। उसको हम केटाइन और एनाइन की क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड जो है ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, उसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, वो डायरेक्शनलिटी उसमें होती है, डायरेक्शनल होते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और उसमें लास्ट पॉइंट जो हमारे पास रहता है वो है स्टूडेंट आपके पास कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं। तो याद रखना है कि आपके पास, हमारे पास केमिस्ट्री में एक जर्नल रूल है स्टूडेंट, याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इन केमिस्ट्री वी हैव अ जर्नल रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये बात ज़हन में याद रखना। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि आपके पास जो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली स्टूडेंट जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर
सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है। तो याद रखना है कि हमारे पास जो वाटर है, एज वी नो दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? पोलर मॉलिक्यूल होता है। देखिए जरा, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अब देखिए, इसमें वो सब्सटेंसेस डिसॉल्व होंगे जो आपके पास पोलर है। मिसाल के तौर पे आपके पास NaCl है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में आपके पास केटाइन भी होता है और एनाइन भी होता है। तो देखो, ये आपके पास Na केटाइन हो गया और Cl माइनस क्या हो गया स्टूडेंट? वो एनाइन हो गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे इससे क्या सराउंड होंगे? वाटर। इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। इससे भी क्या सराउंड होंगे स्टूडेंट? वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होंगे। एंड दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है स्टूडेंट। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर होता है मोस्टली, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखने स्टूडेंट कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो वो उसमें सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास, जो आयनिक कंपाउंड है, वो तो वाटर में डिसॉल्व होगा। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड है, वो कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वो वाटर में डिसॉल्व होगा। लेकिन जनरली जो हमारे पास लाइक है कि polar solute will be dissolved in polar solvent, non-polar solute will be dissolved in non-polar solvent। क्योंकि जो आपके पास पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेगा। सिमिलरली जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा। अब हमारे पास अगर वाटर पोलर है और उसमें हम नॉन पोलर सॉल्यूट डालते हैं, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वो सॉल्युबल नहीं होगा।